हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द नॉलेज थेरेपी। तो अभी तक अब जो हम चैप्टर कर रहे थे उसको आगे फर्दर कंप्लीट करते हैं। 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, यानी फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में 3 चीजें आ रही थी, जिसका पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा था न्यूक्लियस एंड नाउ साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक बार हम ट्रायल देख सिंपली समझते हैं। साइटोप्लाज्म होता क्या है? ये सेल होती है, सेल के आउटर मोस्ट में ये सेल के आउटर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके भी आउटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, और ये जो इनसाइड दी सेल वॉल एक और बाउंड्री होती है जिसके अंदर पोर्स होते हैं। तो इस बाउंड्री को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अदर देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है, ये होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या भी पढ़ा था? साइटोप्लाज्म में हमने पिछली लास्ट वीडियो में देखा था जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? जो वो कंपोनेंट सेल के जो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और सेल के जितने भी असेंशियल वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं, उनको करते हैं। तो वो क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म पता चल गया कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी के अंदर सारे हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो चलिए पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। एक और पिक्चर आ गई हमारे पास, ये पूरी सेल है। ठीक है, ये देखो, ये है न्यूक्लियस। अदर देन न्यूक्लियस, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये होता है साइटोप्लाज्म। और इसी के अंदर देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। ठीक है, ये सारे। अब ये सिंपल भाषा में क्या था? ये वाला साइटोप्लाज्म था पूरा, और ये न्यूक्लियस था, और ये सेल वॉल थी इसकी कंप्लीट। चलिए देखते हैं आगे। देखो, दे रखा था साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताया था ना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये सेल वॉल होगी। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फ्लूइड कंटेंट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो, इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अभी बताया था ना, साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल देखो? पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी एपरेटस, तीसरा लाइसोसोम्स, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ प्लास्टिड एंड सिक्स्थ इज वैक्यूल्स। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे कि ये क्या है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। उससे पहले देखो, इट इज मेन एरिया इन विच द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस फॉर द सेल। ये फॉर क्या? फॉर द सेल। तो जो सेल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट होती है सेल को जिंदा रखने के लिए, वो किस में होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब हम बारी बारी इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डायग्राम देखते हैं पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये देखो, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होता है, दैट्स द रीजन हियर इज न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जस्ट बॉन्डेड। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जस्ट बॉन्डेड। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो है इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं? रफनेस क्या होगी? कुछ खुरदुरी चीज होगी। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्या? ये जो छोटे छोटे पेटल्स का स्ट्रक्चर है, इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, दैट्स द रीजन राइबोसोम। और यहाँ देखो, कोई भी राइबोसोम नहीं है। ठीक है, ये फ्री फ्रॉम राइबोसोम, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दैट्स द रीजन दे आर स्मॉल और दे आर रफ, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अब ये देखो, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर नहीं, अभी आगे की चीज पढ़ेंगे, बट ये क्लियर होना चाहिए स्मूथ क्या होता है और रफ कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इट इज अ लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स शीट। मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड किस मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है? दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इट लुक लाइक किसके? ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रॉड शेप स्ट्रक्चर ये है। एंड बिलोंग बैग लाइक वेसिकल। क्या देखो, अंदर बैग लाइक है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर। अभी देखो, इट मेम्ब्रेन इज लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है सेम एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ को एक एक करके क्लियर करते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं।
देखो सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने बताया था, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है वहां पे होता है राइबोसोम्स, और इन राइबोसोम्स का पार्ट काम क्या होता है, प्रोटीन का बनाना, और वो प्रोटीन और लिपिड्स किस काम आते हैं, टू बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ो। टू बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन और अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। सॉरी, तो जो बाकी जो राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम बना रहा है, जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, वो किसके काम आता है, एंजाइम्स के या हार्मोन बनने में। चलिए अब देखते हैं अदर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टू दी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट। देखो जो प्रोटीन, जो राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रेजेंट है, वो जो है, तो एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है, उस प्रोटीन या हम कह सकते हैं वो चैनल को और वो प्रोटीन उनको ट्रांसफर करना, किसको, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट ऑफ अ सेल। ठीक है, और काम क्या है, इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब मैंने बताया, अभी देखो अब क्या किसी भी रिएक्शन को करने के लिए क्या जरूरी होता है, सरफेस चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है, सरफेस चाहिए होता है। तो ये सरफेस जो प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉडीज होती है। ठीक है, इसी के ऊपर सरफेसिस के ऊपर ये रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज या बायोकेमिकल रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बारी बारी से। रफ क्यों होता है, जस्ट बिकॉज इट अपीयर रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम अटैच्ड ऑन सरफेस। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा देखो, अब यहाँ है राइबोसोम्स अपसेंट ऑन इट्स सरफेस, ये तो अभी बता दिया था। चलो ठीक है, अब एक और पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ न्यूक्लियस। जो बना लेते हैं डायग्राम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये जो पार्ट पास वाला जो होगा ना, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसके ऊपर राइबोसोम अपसेंट होगा। तो दैट्स अ रीजन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस। और दूसरा देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, थोड़ी दूरी पे होता है। और इसका काम क्या है, इट हेल्प इन प्रोटीन मैन्युफैक्चर दैट यूज्ड फॉर सेलुलर यूज्ड। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन क्यों करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक समझ आ गया। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। समझ आ गया, फैट्स और लिपिड्स। चलो एक बार ना इसको क्लियर करके फिर से सीखते हैं। देखो इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से पता है, सॉरी नाम से ही पता है रफ होगा, जस्ट बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और यहाँ पे राइबोसोम अपसेंट होंगे। ये जो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक, ये न्यूक्लियस के पास में सिचुएटेड होगा, और जो स्मूथ वाला है स्लाइटली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। रफ वाले का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, स्मूथ वाले का काम है फैट्स और लिपिड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे अपना ये हमने कंप्लीट कर लिया, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्लियर है। अब सेकंड आता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी देखिए, इसके अंदर सिस्टर्नीज होती है। क्या होता है, ये जो भी प्रोटीन या फिर जो भी वहां पे एंडोप्लाज्मिक में बना है, वो आता है इसके पास, गोल्जी अपैरेटस के पास। गोल्जी अपैरेटस का काम होता है पैकेजिंग का करना। ये देखो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स जो आ रहा है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और यहाँ गया सिक्रेटरी वेसल्स जो निकल गया। तो ये होती है न्यू फॉर्मिंग साइड, और वो होता है इनकमिंग साइड। इसे हम कहते हैं इसे हम एक और से बोलते हैं कनकेव साइड, कनकेव, और ये कॉन्वेक्स साइड, और इसी को सिस फेज भी बोलते हैं, इसको ट्रांस फेज बोलते हैं। तो इतना ये सब याद नहीं रखना, जस्ट और नॉलेज बताया गया है कि क्या होता है। चलिए देखिए, अब देखो, इट वाज फर्स्ट अब्सॉर्ब्ड बाय डेंसली स्टेन्ड बाय कैमिलियो गिगोली, गोलगीली या गोल्जी पढ़ लो, उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है, जो उन्होंने स्टेन करके देखा था सबसे पहले 1898 में, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ देखो, द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स let its sex arrange parallelly to each other known as cisternae। cisternae क्या है, ये पार्ट, ये पूरी, ये देखो पैरेलली अरेंज है एक दूसरे से, पैरेलल, और मेम्ब्रेन बॉन्ड है। मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब मैं किसी मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, वो देखना एक सीरीज में जुड़ी है। जैसे अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा है, उसके थ्रू फिर ये जुड़ी हुई है, तो ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हो अब में आता है। अब थर्ड देखो, द मेम्ब्रेन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन ऑफ endoplasmic reticulum consisting near the portion of complex cellular membrane system। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है हमारे पास
जो इसकी जो डिस्क कह सकते हैं, जो ये कनेक्ट किससे कनेक्ट है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, फॉर पोर्शन, और किस लिए कनेक्ट है, फॉर कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम हम कह सकते हैं इसको। तो किस लिए कनेक्ट है ये, जो वहां पे हमारा प्रोटीन बन रहा है उसको पैकेजिंग करने के लिए, जो मटेरियल बन रहा है उसको पैकेजिंग करने के लिए। अब यहाँ देखो, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, मैंने बताया ना, जो प्रोटीन या फिर जो मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है एंडोप्लाज्मिक, उसको ट्रांसफर करना है और पैक करना है, वो कौन करेगा, वो करता है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। पहला फंक्शन जो है, गोल्जी अपैरेटस प्राइमरी परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग द मटेरियल। प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्या है प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है टू पैकेजिंग द मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड बाय और सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक, उसको पैकेजिंग करने का काम है गोल्जी अपैरेटस का। दूसरा, टू डिलीवर एदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेट आउट द सेल। इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब अगर सेल को ही अपने अंदर ही जरूरत है तो उसको इंट्रासेलुलर कह देंगे, और अगर उसे बाहर सीक्रेट आउट करना है तो वो भी काम कौन करेगा, गोल्जी अपैरेटस। दूसरा है, गोल्जी अपैरेटस इज ए इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा वो होगा गोल्जी अपैरेटस में। और दूसरा है, गोल्जी अपैरेटस हैव इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम फॉर्मेशन हो रहा है, लाइसोसोम्स वो कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो भी गोल्जी अपैरेटस कर रहा है। तो अभी पिछली स्लाइड में देखा था, ये पैरेलली अरेंज थे, तो वहां से एक आ रहा था और यहाँ जो सीक्रेट वेसिकल्स आ रहा था उसी में वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन है। तो काम समझ आ गया। प्राइमरी काम क्या है, सबसे पहला काम है पैकेजिंग द मटेरियल। दूसरा काम हम कह सकते हैं टू आइदर डिलीवर दिस पैकेजिंग मटेरियल टू द इंट्रासेलुलर और आउटसाइड द सेल, ठीक है। तीसरा, द गोल्जी अपैरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एंड थर्ड इज गोल्जी अपैरेटस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है देखना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करता है, लाइसोजाइम्स। तो लाइसोजाइम का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, अभी कुछ सेकंड पहले पढ़ा, तो फॉर्मेशन में कौन काम आ रहा था, गोल्जी अपैरेटस। अभी होता क्या, डायग्राम देखते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम कहाँ होता है, मैंने बताया कि इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड विद गोल्जी apparatus and Golgi apparatus help in the transfer, help in the formation of lysozyme। एक सीरीज बन गई, सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। द लाइसोजाइम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। जनरली स्फेरिकल होते हैं, इनके अंदर फील्ड होता है, मतलब क्या फील्ड होता है इनके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये फील होता है इसके अंदर। और मेम्ब्रेन बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये एक सीरीज में चलता आ रहा है। ये किससे बॉन्ड है, गोल्जी अपैरेटस से, गोल्जी अपैरेटस रफ एंडोप्लाज्मिक से, ठीक है। अब देखो, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है किससे, कौन बना रहा है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, और पैक कौन कर रहा है, गोल्जी अपैरेटस। तो समझ आ गया ना, ये एक इंटरलिंक्ड काम हो गया। क्या हो रहा है, जो लाइसोजाइम्स के अंदर जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको पैक कौन कर रहा है, गोल्जी अपैरेटस। तीसरा देखो, लाइसोजाइम इज काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसे क्यों कहते हैं, देखिए, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम से मतलब हो गया, देखो ये मेरे पीछे आ गया, तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये क्लीन करता है जो सेल के अंदर वेस्ट, हम कह सकते हैं जो वेस्ट बनता है या फॉरेन पार्टिकल जो आ जाता है सेल के अंदर, या सेल के अंदर ही कुछ सेल ऑर्गेनिल्स मर जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए ये यूज होता है। इसीलिए ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ है ना, ये वही लिखा हुआ है, तो इसीलिए से हम बोलते हैं डिस्पोजल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्या काम है इसका, जो सेल के अंदर, या तो सेल के अंदर ही उसके सेल ऑर्गेनिल मर गए उनको डाइजेस्ट कर लेना, या फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करना जो सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया, अनडिजायरेबल फूड्स, ओल्ड सेल ऑर्गेनिल्स एंड मेड अप ऑफ द लाइपोसोम व्हिच ब्रेक, इस क्या ब्रेक करता है लाइसोजाइम, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। ये हो गया बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि बहुत पावरफुल होता है। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इफ सेल गेट डैमेज, अगर सेल खुद ही डैमेज हो जाए, मान लेते हैं कुछ हो गया था सेल के अंदर, सेल हो गई डैमेज, तो जो लाइसोजाइम है ये जो है ना, ये ब्रस्ट आउट कर देंगे, फट जाएंगे, और जो इनके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपनी ही सेल को खा जाएगा। इसीलिए लाइसोजाइम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर, सुसाइड बैग,
सुसाइड बॉम्बिंग कहते हैं ना इसे, तो ये वही है। लाइसोजाइम इज, लाइसोजाइम का दूसरा नाम हम कह सकते हैं सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये अपनी ही सेल को, अगर सेल डैमेज हो गई तो अपनी ही सेल के अंदर फटता है और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल को खा जाते हैं। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, अगर नोट डाउन करना है कर लेना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए हमें चाहिए क्या? चाहिए एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी है वो जो बनाता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एनर्जी बनती है फॉर द सेल उस किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है, उसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इसको बारी बारी पढ़ लेते हैं। एटीपी का काम क्या है, ये सारी चीजें पहले में से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। चलिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सिस्टम है। देखिए ये है उसकी आउटर कवरिंग, ये देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर 60 पड़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ये ध्यान रखना, राइबोसोम अभी पढ़ोगे दो तरीके के होते हैं, 70S और एक 80S। ये 80S यूकैरियोटिक सेल में होता है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ यूकैरियोटिक क्या होती है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। ठीक है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से, और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। इसी वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन फॉर्म करता है। ये पॉइंट क्लियर है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सिस्टम होता है। चलिए अब पॉइंट डी देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है। और एनर्जी किस फॉर्म में देता है? एटीपी की फॉर्म में। चलिए दूसरा, इट द माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। आउटर मेम्ब्रेन इज अ पोरस, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ये देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये है, ये डीपली फोल्डेड है, मतलब फोल्ड है रखी है। ठीक है, तो ये फोल्ड क्यों है? जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, और इस फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टिंग। ठीक है, और ये जो फोल्डिंग है जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। तो एटीपी जनरेट करने के लिए हमें रिएक्शन करना पड़ेगा, रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होगा सरफेस एरिया, और यही प्रोवाइड कर रहा है सरफेस एरिया। अब देखो थर्ड पॉइंट है द एनर्जी रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रट लेना एटीपी की फुल फॉर्म। जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है किस फॉर्म में बना रही है? एटीपी के फॉर्म में बना रही है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फोर्थ पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनिल्स। स्ट्रेंज ऑर्गेनिल्स क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है जो हर किसी के पास नहीं है, किसी और ऑर्गेनिल्स के पास, और खुद का राइबोसोम है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। तो याद रखना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन दो ऑर्गेनिल्स दो ही होते हैं, ऑर्गन नहीं ऑर्गेनिल्स दो ही होते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड जो प्लांट में होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। चलिए ये कमेंट में बताना कि ये अपना प्रोटीन खुद कैसे बनाता है। मान लो ये होमवर्क है, ये अपना प्रोटीन खुद कैसे बनाता है, क्यों बना रहा है, मतलब अपना प्रोटीन क्यों बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए अभी प्लास्टिड की बात करी थी और प्लास्टिड आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता ही है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स है, क्यों है? क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए और खुद का आरएनए है, तो खुद का प्रोटीन बनाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इट इज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स आर दो टाइप्स, यानी टू टाइप्स के तरीके होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर, दिस कलरफुल प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट मतलब कलरलेस। और ये जो कलर वाला है उसमें देखो क्या, इट कंटेन द पिगमेंट्स क्लोरोफिल नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना। जो प्लांट है जो अपना खाना बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो किसके बिना अधूरा है? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की वजह। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, उसके बिना वो बन ही नहीं सकता। दैट्स द रीजन। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन various pigments but mainly is chlorophyll, mainly is chloroform। इसको अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट in which the such material the starch, oil, proteins, granules are stored। तो जो इसने बनाया
अब ये फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगा ना ग्लूकोज, और ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट? स्टार्च की फॉर्म में। और वो जो स्टार्च है वो कौन स्टोर कर रहा है? स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट। हो गया क्लियर? यहाँ आप दूसरा पॉइंट देखो, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से क्या समझ आता है? डबल मेम्ब्रेन होगा, आउटर पोरस होगा, इनर होगा फोल्डेड होगा, वही हो गया एक्सटर्नल। और क्या है? फोर्थ है, द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स हैव also their own DNA and ribosome. The plastid has क्या है? Plastid is also plastid भी क्या है? क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स। तो ये प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस है, और दूसरा कौन सा था? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, जस्ट बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड ओन आरएनए, सॉरी ओन राइबोसोम्स। इसी वजह से अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है। तो आई होप सो तुमको प्लास्टिड समझ आ गया होगा, इजी है। चलिए मूव ऑन करता है वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। इसे हम कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था जो लाइसोसोम था वो था डिस्पोजल सिस्टम। ये क्या है? ये हम कह सकते हैं स्टोरेज बॉडी है सेल के अंदर, न्यूक्लियस, और ये मान लेते हैं स्टोरेज बॉडी। इसे हम कहते हैं वैक्यूल्स। इसके अंदर जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो स्टोर करता है। ठीक है, प्लांट सेल में ये ज्यादा होता है, बड़ा होता है, ज्यादा इन द सेंस ज्यादा बड़ा होता है, 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम ले लेता है क्योंकि प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में ये कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इनको बारी बारी देखते हैं क्या होता है, ये क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। यहाँ देखिए, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक। स्टोर सैक मतलब फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। तो जो लिक्विड और उसका लिक्विड और सॉलिड कंटेंट होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरेज सैक होता है, स्टोरेज बॉडी होती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल, बताया था, while in plant they are very large vacuoles। ठीक है, the central vacuoles some of the plant may occupy, इसको ठीक कर लेना, may occupy 90 to 50 मतलब 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। कुछ प्लांट में क्या होता है, इतना बड़ा वैक्यूल्स होता है, इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स होता है कि वो सेल का 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। अब देखिए, द प्लांट वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। एक चीज देखिए, ये टर्जिडिटी रिजिडिटी क्या है? ग्लव्स वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज ग्लव्स में हमने हवा भर दी और फिर उसे दबाएंगे तो वो जल्दी कंप्रेस हो जाएगा। अगर उस ग्लव्स में हमने हाथ डाल दिया तो अब हम दबाएंगे तो उसकी टर्जिडिटी टाइट है, रिजिडिटी होगा, जस्ट बिकॉज वही ये वैक्यूल्स काम करता है, सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करा देता है। क्योंकि वो जो सेल का सेप है, मतलब हम कह सकते हैं उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, और उसमें जो है स्टोरेज बॉडी, वो उसको कंटेन कर लेता है, इतना टाइट हो जाता है तो वो जो सेल है वो कंप्रेस ही नहीं हो पाती, इसीलिए वो इतना टर्जिड और रिजिडिटी होता है। अब देखो, ये क्या कंटेन करता है, स्टोर करता है, में इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है प्लांट्स के अंदर, जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वॉरेस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इनको स्टोर करता है। और कुछ ऑर्गेनिल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स लाइक अमीबा, दे हैव टू फूड वैक्यूल्स कंटेन आइटम फॉर अमीबा। अब मान अमीबा में क्या होता है, मान ये अमीबा होता है यूनिसेलुलर, इसका जो वैक्यूल होता है ये फूड को इंगल्फ करने के लिए होता है, फूड को लेने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। In some unicellular organisms, specialized vacuoles play important role for expelling the excess of water and some waste material for the cells। समझ आया? मतलब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये वैक्यूल्स होता है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर करने के लिए, या सम वेस्ट मटेरियल जो इनसाइड द सेल होता है उसको बाहर करने के लिए वैक्यूल्स होते हैं। तो समझ आ गया ना वैक्यूल्स? आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। और हम एमसीक्यू जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और तो जल्दी कर देंगे हम लोग, बाकी इतना सब कुछ समझ आया तो आई थिंक ये चैप्टर डी एंड हो गया। कुछ वो सेल डिवीजन वाला जो पार्ट है वो हमने बीच में करा दिया था, तो उसको देख लेना। अब इस चैप्टर के 4 पार्ट है, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो देखते देखते, वो वीडियो अब लाइक कर ले और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है फिर सब्सक्रिप्शन के बाद, जब सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़े सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में। क्या क्या थे? पहला
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी अपरेटस, तीसरा लाइसोजाइम, फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ इज प्लास्टिड एंड सिक्स्थ इज वैक्यूल्स। सारे हो गए कंप्लीट एमसीक्यू, कोई भी नहीं छूटेगा अगर तुम एक ढंग से वीडियो देखो। एक भी एमसीक्यू तुम्हारे इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हम कह सकते हैं। तो फिर से भाई कि रिवीजन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। टिल देन डू सब्सक्राइब, लाइक, जो करना है वो कर दो, बट लाइक सब्सक्राइब करो और रिवीजन करते रहो। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन विद न्यू चैप्टर, नई शुरुआत के साथ।